Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we are going to discuss engineering materials and their properties. We will also study these topics from the Khurmeed Machine Design book. This is chapter 2 of Khurmeed Machine Design book. In this chapter, we will learn about the materials, their properties, especially their physical and mechanical properties, and their constituents, their ingredients, and different type of materials. Let's start. Um, First of all, it is introduction. इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया गया है कि इंजीनियरिंग मटेरियल का नॉलेज जो है वो एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिज़ाइन इंजीनियर का ही काम होता है कि वो जो हमारे पास बेस्ट सूटेबल मटेरियल है उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और अगर डिज़ाइन इंजीनियर्स को मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा, तो फिर ही वो मटेरियल सूटेबल मटेरियल या ऑप्टिमल मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीन एलिमेंट्स को हमेशा जो है वो ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि जो उनकी कंडीशंस ऑफ ऑपरेशंस को के लिए सूटेबल हो। मिसाल के तौर पे कि हमने बॉयलर बनाना है, तो बॉयलर के लिए हम कोई ऐसा मटेरियल सेलेक्ट नहीं कर सकते जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट ना हो, या जो ज़्यादा टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टीज ख़राब हो जाए, या ज़्यादा टेम्परेचर को वो बियर ना कर सके। तो ऐसा मटेरियल हम नहीं बॉयलर के लिए सिलेक्ट करेंगे, बल्कि बॉयलर के लिए हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो, ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स हमारे पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हमारे पास बेसिकली दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। आगे मेटल्स में फिर मेटल्स के अलॉयज आ जाते हैं, यानी दो मेटल्स को मिला के जब हम एक नया मेटल बनाते हैं। ठीक है, नया मेटल तो नहीं होता, बेसिकली हम उसको अलॉय कहते हैं। जब दो मेटल्स को हम मिलाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ अलॉय। नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा कि मेटल्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो नॉन मेटल्स हमारे पास है, नॉन मेटल्स हमारे पास बड़ी आम सी मिसालें हैं, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, एक्स्ट्रा। मेटल्स में हमारे पास जो मिसालें हैं वो आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा। अब मेटल्स जो हैं, मेटल्स को हम फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें फेरस मेटल्स हैं एंड नॉन फेरस मेटल्स हैं। फेरस हम आयरन को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से हमें लग रहा है, द फेरस मेटल्स आर दोज व्हिच हैव आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फेरस मेटल्स वो होते हैं जिनमें मेनली जो है वो आयरन पाया जाता हो, सच एज कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। यानी इसमें आयरन के कंपोनेंट, फेरस के कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो फेरस मेटल होते हैं। जबकि नॉन फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिनमें आयरन कंपोनेंट ना हो, आयरन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट ना हो। आयरन कंपोनेंट बेशक हो, लेकिन आयरन कंपोनेंट जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो। ठीक है, ऐसे मेटल्स की एग्जांपल्स हमारे पास है कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, टिन, जिंक एक्स्ट्रा। इंजीनियर्स के लिए सबसे जो बड़ा मसला होता है, ठीक है, वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस, कि किस पर्पस के लिए हमने कौन सा मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करना है। ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब डिज़ाइनर के लिए, सबसे मुश्किल जॉब समझी जाती है कि मटेरियल को सिलेक्ट करना जो सबसे ऑप्टिमम या सबसे बेस्ट मटेरियल है फॉर अ रिक्वायर्ड जॉब। कुछ फैक्टर्स जो है हम मटेरियल को सिलेक्ट करते वक्त मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल,
ठीक है, कि मटेरियल कितना अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है या नहीं है, या जिस इलाके में हमने ऑपरेशन करना है, जिस इलाके में हम हमारी मशीन ने ऑपरेशन करना है, उस इलाके में ये मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड है सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर वर्किंग कंडीशंस इन सर्विस। ठीक है, कि वर्किंग कंडीशंस के लिहाज से वो मटेरियल सूटेबल है या नहीं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बॉयलर की एग्जांपल दी, कि बॉयलर के लिए हमने हमेशा ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता हो। टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्ट्रेसेस पैदा ना हो, उसमें फेलियर पैदा ना हो किसी किस्म का। तो हम इन्हें कंडीशंस के लिहाज से जो है ना मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। और तीसरा जो पॉइंट है, ऊपर वाले 2 पॉइंट अगर हमारे जस्टिफाई हो जाए, हमारे फुलफिल हो जाएँ, तो फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, और इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है? कि कहीं हमारा मटेरियल इतना बहुत महँगा तो नहीं। अगर हमारा मटेरियल बहुत महँगा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा मशीन एलिमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है? और मेबी इन दैट केस वो हमारे लिए सूटेबल ना रहे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, हमने कंडक्टेंस के लिए हम हमेशा कॉपर को यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि गोल्ड जो है वो कॉपर से अच्छा कंडक्टर है। ठीक है? लेकिन हम अपनी वायर्स वगैरह में गोल्ड को क्यों नहीं यूज़ करते? तो गोल्ड को यूज़ ना करने का सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एक्सपेंसिव है, गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है। और दूसरी वजह ये है कि गोल्ड इज़ नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, यानी गोल्ड को हम तारों में, ठीक है, वायर्स में बेंड नहीं कर सकते, गोल्ड बेंड नहीं होता। ठीक है, गोल्ड इज़ अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, गोल्ड इज़ अ ब्रिटल मटेरियल, रिलेटिवली ब्रिटल मटेरियल। तो गोल्ड जो है वो बेंड नहीं होता, ठीक है, वायर्स वगैरह में, इसलिए हम गोल्ड को यूज़ नहीं करते। द इम्पोर्टेंट properties which determine the utility of the material are physical, chemical and mechanical properties। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती होती हैं। हम इस सब्जेक्ट के लिहाज से फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स include luster, color size, shape, density, electric and thermal conductivity, and melting point। लस्टर से मुराद ये है कि हमारा मेटल जो है वो कितना ग्लो करता है या कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड कलर है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे गोल्ड का रंग से उसका नाम गोल्ड रखा हुआ है अपने। ठीक है, एल्यूमिनियम का और कलर है, माइल्ड स्टील का और है, कास्ट आयरन का कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कलर से हमें अंदाजा हो सकता है। साइज एंड शेप भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, डेंसिटी जो हमारे पास होती है उसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैस जो है वो समाया हुआ है एक मेटल। जितनी मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उतना जो है कम वॉल्यूम के अंदर मेटल का मास जो है वो ज़्यादा होगा। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल आप ले लें कि अगर हमारे पास 1 किलो कॉटन हो और 1 किलो हमारे पास कॉपर हो, तो कॉटन की डेंसिटी कम है, तो 1 किलो कॉटन का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। जबकि हमारे पास जो 1 किलो एल्यूमिनियम है या 1 किलो कोई मेटल है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो मेटल का मेटल के 1 किलो ग्राम का वॉल्यूम हमारे पास काफ़ी जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू कॉटन।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि मेटल में कितनी सलाहियत है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने दे। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि मेटल में कितनी सलाहियत है कि वो अपने अंदर से हीट को पास होने दे। एंड इन द एंड जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन है, इट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका मेटल यानी सॉलिड मेटल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। These are mostly the physical properties of the metals. फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारा मैकेनिकल या मशीन डिजाइन में इतना कंसर्न नहीं होता है कंसर्न, लेकिन कुछ ज़्यादा कंसर्न फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं होता। हमारा मेजरली कंसर्न जो होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से होता है। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। ये कुछ इससे पहले कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, यहाँ पे कुछ मेटल्स की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, डेंसिटी मैंने आपको बता दी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने थोड़ा सा, थर्मल कंडक्टिविटी भी बता दी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, अब ये भी मेटल की प्रॉपर्टीज है, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसको गर्म करते हैं वो एक्सपैंड होता है, लेकिन वो कितना एक्सपैंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिस मेटल का ज्यादा है वो रिलेटिवली ज्यादा एक्सपैंड होगा एज कंपेयर टू दोस मेटल्स जिनका कोफिशिएंट जो है वो कम है। सो यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एट 20 डिग्री सी। तो एल्यूमिनियम जो है वो 20 डिग्री सी पे सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ में इजाफा होगा, वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगा। नेक्स्ट हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इट इज स्ट्रेंथ। Strength, it is the ability of a material to resist the externally applied forces without breaking or yielding। ठीक है, स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके, उसके खिलाफ मुजाहमत कर सके, टूटने या यील्ड होने से पहले पहले। यील्डिंग हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। जो हमारे पास यील्डिंग बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मटेरियल इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो जाए, इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में मूव कर जाए। ठीक है, तो इसको हम यील्डिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली यील्डिंग जो यील्ड को हम यूज करते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, और ब्रेकिंग को हम यूज करेंगे, ब्रेकिंग के वर्ड को हम यूज करेंगे फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, स्ट्रेस की डेफिनेशन दी हुई है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पार्ट टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस फोर्स के खिलाफ मटेरियल के अंदर से मुजाहमत पैदा होती है। ठीक है, उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए मटेरियल के अंदर मुजाहमत पैदा होती है, तो वो जो मुजाहमत पैदा होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टिफनेस है।
It is the ability of a material to resist deformation under stress. The modulus of elasticity is a measure of the stiffness. Stiffness से मुराद है कि किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो उसको इस काबिल करे कि वो जब उस पे स्ट्रेस जब उसमें स्ट्रेस पैदा हो तो वो स्ट्रेस को खिलाफ मुजामत कर सके और डिफॉर्म ना हो, यानी अपनी शेप को चेंज ना करे। इट इज कॉल्ड स्टिफनेस। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिसिटी। इट इज it is a property of a material to regain its original shape after deformation when the external forces are removed। ठीक है, इलास्टिसिटी से मुराद ये है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको इस काबिल करे कि वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाए जब उससे जब उसके ऊपर लगाई हुई फोर्स को हम हटा दें। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। Elasticity is a very desirable property for material used in tools and machines. It may be noted that steel is more elastic than rubber। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इसकी हमें बहुत जरूरत होती है। अगर हमारे मटेरियल इलास्टिक ना हो, ठीक है, तो हम उन पे थोड़ा सा भी वजन लगाएं तो उनकी परमानेंटली शेप चेंज हो जाए, उनमें डिफॉर्मेशन पैदा हो जाए और वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस ना आए। ठीक है, तो मशीन पार्ट्स और टूल्स में हम ज़्यादातर इलास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जब हम उन पे लोड लगाएं तो टेम्परेरीली उनकी शेप तो चेंज हो, लेकिन जैसे हम उस पे लोड हटा लें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। It may be noted that a steel is more elastic than rubber। ये भी देखा गया है कि स्टील जो है वो इलास्टिक से रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। हाँ, ये बात सही है कि स्टील जो है रबर से ज़्यादा इलास्टिक है, बिकॉज रबर पे जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो रबर बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है, यानी उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। रबर बेशक सॉफ्ट होती है, ठीक है, लेकिन जब हम रबर पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप जो चेंज होती है वो परमानेंटली शेप चेंज हो जाती है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है या वो ब्रेक कर जाती है। जबकि स्टील जो है, स्टील पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो स्टील की टेम्परेरीली शेप तो चेंज होती है, लेकिन उसके बाद जैसे हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो स्टील जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, इट इज प्लास्टिसिटी। Plasticity, it is a property of a material which retains the deformation produced under load permanently। अब इलास्टिसिटी जो है प्लास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी का उलट है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी से मुराद ये है कि ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जब हम उस पे लोड लगाएं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है, जो बिगाड़ पैदा होती है, तो वो परमानेंट बिगाड़ पैदा हो जाता है, यानी वो हमेशा के लिए बिगाड़ पैदा हो जाएगा। चाहे हम फोर्स को रिमूव भी कर दें फिर भी उसमें वो बिगाड़ रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर forgings in stamping on coins and in ornamental work। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर ना हो तो हम फोर्जिंग प्रोसेस ना कर सकें। फोर्जिंग में भी हम यही करते हैं कि हैमर कर करके किसी मटेरियल को शेप देते हैं। स्टैंपिंग इमेजेस ऑन कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर जो हम स्टेप्स वगैरह अपनाते हैं, तो अगर मटेरियल में प्लास्टिसिटी ना हो, यानी वो परमानेंटली जो हम उसको शेप दें वो शेप गेन ना कर सकता हो, तो हम अपने कॉइन्स पर स्टैम्प इमेजेस जो है उनको स्टैम्प नहीं कर सकेंगे। एंड इन ऑर्नामेंटल वर्क, यानी जो जेवरात वगैरह हम बनाते हैं वो भी हम प्लास्टिसिटी की वजह से बनाते हैं। अगर मटेरियल में प्लास्टिसिटी ना हो, ठीक है, तो या तो वो अपनी ओरिजिनल, जैसे हम उसमें हम लोड लगाएंगे, जैसे हम उससे लोड हटाएंगे, या तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, या क्या होगा कि वो लोड लगाने से टूट जाएगा।
सो प्लास्टिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी it is a property of a material enabling it to be drawn into wire with application of tensile force। डक्टिल से मुराद ये है कि हम जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाएं, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाएं, तो वो जो है वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। जो मटेरियल फोर्स लगाने से वायर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। जो मटेरियल फोर्स लगाने से वायर्स में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। कॉपर जो है इट इज़ अ वेरी डक्टाइल मटेरियल, इसलिए हम कॉपर को जो है वो वायर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ए डक्टाइल मटेरियल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक, ठीक है। आगे रीड कर रहा हूँ। डक्टाइल मटेरियल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल जो है उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए और उसको प्लास्टिक भी होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक तो हमने बात कर ली कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी परमानेंटली और वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ये ना हो कि हम उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग ही ना हो कि वो टूट जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो, बल्कि डक्टाइल मटेरियल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक, कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो, हम उसमें फोर्स लगाते रहे लेकिन वो टूटे ना, लेकिन उसकी शेप चेंज होती रहे, ठीक है। और शेप ऐसी चेंज हो कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो। तो दिस मटेरियल विल बी कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल। The ductility is usually measured by terms percentage elongation and percentage reduction in the area। डक्टिलिटी को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज को आप लोग समझते हो कि हम बताएंगे परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब है कि कितनी परसेंट इसकी लेंथ में इजाफा हुआ फोर्स लगाने से, ठीक है। या परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया, कि हमने लेंथ में तो इजाफा हो गया लेकिन ओवरऑल एरिया में जो है वो कितनी परसेंट रिडक्शन हुई। इन दो पैरामीटर से हम डक्टिलिटी को मेजर करते हैं। The ductile materials commonly used in engineering practice और जो मेजरली डक्टाइल मटेरियल यूज होते हैं वो माइल्ड स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, जिंक है, टिन है और लीड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डक्टाइल मटेरियल है। आगे जो है ब्रिटलनेस है। ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस से मुराद है, पहले रीड आउट कर लेता हूँ। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑपोजिट टू डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी के उल्ट है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ मटेरियल विद अ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब ये डक्टिलिटी से उल्ट है, यानी ब्रिटलनेस से मुराद है कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई या किसी मटेरियल पे फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ कि उसमें परमानेंट डिस्टॉर्शन या तो पैदा नहीं हुआ या बहुत थोड़ा सा परमानेंट डिस्टॉर्शन पैदा हुआ, और साथ ही जो है वो मटेरियल जो है वो टूट गया। यानी परमानेंट डिस्टॉर्शन ही पैदा हुआ या बहुत कम पैदा हुआ और मटेरियल जो है वो टूट गया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। यानी ब्रिटल मटेरियल वो होंगे जिन पे हम फोर्स लगाएंगे तो उनमें उन शेप चेंज नहीं होगी, जब बहुत हल्की सी शेप चेंज होगी और वो साथ ही वो टूट जाएंगे, यानी उनकी बहुत ज्यादा शेप चेंज नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लास जो है वो एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। आप ग्लास पे जितना मर्जी जोर लगाते रहो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन आप एक हद से ज्यादा जब उस पर फोर्स लगाओगे तो वो फिर भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा बल्कि वो टूट जाएगा। तो ग्लास इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। यहाँ इसने क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटल मटेरियल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल elongation। कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। यानी उसने ये लिखा हुआ है कि जब हम ब्रिटल मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाते हैं, ठीक है, वो तो वो फौरन टूट जाते हैं। उनमें कोई ऐसी elongation नहीं पैदा हो सकती जिसको पैदा होती है जिसको हम मेजर कर सकें, या पैदा होती होगी तो बहुत नेग्लिजिबल elongation पैदा होती है, बहुत नेग्लिजिबल उनमें डिस्टॉर्शन पैदा होती है और वो साथ ही टूट जाते हैं। कास्ट आयरन उसने बोला हुआ है कि एक ब्रिटल मटेरियल है। नेक्स्ट, मेलेबिलिटी। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी
which permits material to be rolled or hammered into thin sheets। ठीक है, ये डक्टिलिटी की एक स्पेशल टाइप है या एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमें इस ये इजाज़त देती है कि हम अपने मटेरियल को उसको रोल कर सकें, ठीक है, उसको रोल बना सकें या उसको हैमर करके उसको थिन शीट्स में जो है हम कन्वर्ट कर सकें। ऐसा जो मटेरियल होता है वो उसको हम मेलेबल मटेरियल बोलते हैं या उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। जो कॉमन बहुत कॉमन मटेरियल है, ठीक है, वो एल्यूमीनियम है, ठीक है। ऐसा जो भी मटेरियल जिसकी शीट्स बन जाए, ठीक है, उसको हम मेलेबल मटेरियल बोलेंगे। एल्यूमीनियम शीट्स जो हैं वो बहुत कॉमन आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। malleable material should be plastic but it is not essential to be strong। malleable material जो है वो प्लास्टिक होना चाहिए लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। The malleable material commonly used in engineering practice are lead, soft steel, wrought iron, copper and aluminium। ये कुछ हमारे पास कॉमन malleable material है। नेक्स्ट हमारे पास है टफनेस। चलिए टफनेस को हम स्टडी करते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड like hammer blows। The toughness of a material decreases when it is heated। It is made by the amount of energy that a unit volume of the material has observed after being stressed into the point of fracture। इम्पैक्ट लोड यानी हमने किसी मटेरियल पे एकदम लोड डाला है, जैसा कि हम हैमरिंग करते हैं, यानी एकदम हमने ज़ोर से उसको हैमर किया है, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल, उसके खिलाफ फ्रैक्चर हो उस लोड के खिलाफ फ्रैक्चर होने की जो रेजिस्टेंस है, उसको हम टफनेस बोलेंगे। ठीक है, टफनेस हीट करने से टफनेस कम हो जाती है मटेरियल्स की। ठीक है, टफनेस को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि एक मटेरियल ने कितनी जो है वो एनर्जी अपने एक यूनिट वॉल्यूम में अब्सॉर्ब की फ्रैक्चर होने से पहले। ये टफनेस को जो है वो मेजर करने का तरीका है। द प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे शॉक या इम्पैक्ट लोड्स वाली हमारे पास एप्लीकेशन होगी, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास हैमरिंग वाला काम होगा, हैमरिंग वाली एप्लीकेशन होगी, तो वहाँ पे हमने हमेशा टफ मटेरियल को यूज़ करना है। जैसे आपके पास जो हैमर है, हथौड़ा है, वो खुद हमेशा एक टफ मटेरियल का बना होगा, ताकि वो जब हम उसको किसी दूसरे मटेरियल पे हैमर करें या दूसरे मटेरियल पे उसको हिट करें, तो वो खुद जो है फ्रैक्चर को बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी को बड़े आम लफ्ज़ में बोलूँ तो मशीनेबिलिटी से मुराद है कि मट किस मटेरियल को हम कितनी आसानी से जो है उसकी मशीनिंग कर सकें। इस मटेरियल को हम जितनी आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, उतनी उसकी मशीनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। स्टडी करता हूँ, इसको रीड करता हूँ। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच रेफर्स टू अ रिलेटिव केस विद व्हिच अ मटेरियल कैन बी कट। ठीक है, वही बात उसने की है कि मटेरियल को कटिंग करने में कितनी आसानी हो, ठीक है, उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। The machinability of a material can be measured in a number of ways, such as comparing tool life for cutting different materials, or thrust required to remove the material at some given rate, or the energy required to remove a unit volume of the material। अब मशीनेबिलिटी को हम काफ़ी तरीकों से मेजर कर सकते हैं। इतने यहाँ पे हमें तीन तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जो हम कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइफ से हम मशीनेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमने दो मटेरियल्स को मशीन कर रहे हैं, ठीक है? हम कंपेयर करते हैं, 2 मटेरियल्स को मशीन कर रहे हैं, तो टूल हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अक्सर हम कार्बाइड टूल्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा मटेरियल ऐसे मटेरियल की मशीनेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? जिसमें टूल की लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों मटेरियल को मशीन कर रहे हैं, एक मटेरियल को मशीन करते-करते टूल जल्दी टूट गया है, तो इस मटेरियल की मशीनेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड मटेरियल जिसमें अभी तक टूल नहीं टूटा या जिसमें अभी तक टूल हमारा खराब नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा ये कि थ्रस्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव द मटेरियल एट सम गिवन रेट।
सेकंड ये कि हमें मटेरियल रिमूव करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ मेजर ऑफ मशीनेबिलिटी, यानी जहाँ जिस मटेरियल को रिमूव करने के लिए या कटिंग करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसकी मशीनेबिलिटी कम होगी। जो थोड़े थ्रस्ट से कट हो जाएगा उसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा होगी। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है। या फिर हमें एनर्जी के टर्म में हम इसको मेजर करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। इट मे बी नोटेड दैट द ब्रास कैन बी इजीली machined देन स्टील। यहाँ पे उसने ये बता दिया कि ब्रास की मशीनेबिलिटी स्टील की मशीनेबिलिटी की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 10 पे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी इट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू absorb एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड, ठीक है। इट इज ये भी यानी टफनेस की तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो अ, हमारे पास मेजर है अब्जॉर्ब एनर्जी का और शॉक और इम्पैक्ट लोड के खिलाफ रेजिस्टेंस का। लेकिन टफनेस और इसमें फर्क ये है कि इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द इलास्टिक लिमिट। हम इस रेजिलियंस को हम मेजर करते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी हमने परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले पहले, ठीक है, हमने रेजिलियंस को परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले पहले इम्पैक्ट लोड को जो इम्पैक्ट लोड के खिलाफ जो मज़ामत होगी उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे। जबकि परमानेंट प्लस इलास्टिक मटेरियल परमानेंट प्लस इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर इम्पैक्ट लोड के खिलाफ जो मज़ामत होगी उसको हम टफनेस बोलेंगे, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल्स। स्प्रिंग मटेरियल्स के लिए जो है वो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास क्रीप है। When a part is subjected to a constant stress at high temperatures for a long period of time, ठीक है, कि जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी पार्ट को कांस्टेंट स्ट्रेस में और हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें क्रीप पैदा हो जाती है, उसमें हल्के स्लो और परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होने शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्रीप बोलते हैं। दिस मटेरियल इज कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग इंटरनल कंबशन इंजन्स। आईसी इंजन्स के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं। ये एक्चुअली एक फेलियर की टाइप है, क्रीप फेलियर हम बोलते हैं। तो आईसी इंजन, बॉयलर्स और टरबाइंस को डिज़ाइन करते हुए ये इस प्रॉपर्टी का हम खास ख्याल रखते हैं, या इस फेलियर का हम खास ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फटीग है। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू repeated stresses, it fails at stresses below the yield point stresses। यानी जब हम अपने मटेरियल पे रिपीटेड स्ट्रेस लगाते हैं, यानी साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं, यानी एक बार हमने लोड लगाया, हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, हटाया, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इट स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो इससे हमारे मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस इतनी पैदा होती हैं, ठीक है, इस किस्म की स्ट्रेसेस पैदा होती हैं कि वो जो हमारे पास यील्ड पॉइंट स्ट्रेस होता है, ठीक है, उससे भी पहले पहले हमारा जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है, उसमें फ्रैक्चर पैदा हो शुरू हो जाता है। सही टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज फटीग। इस तरह के फेलियर को हम फटीग कहते हैं। The fatigue is caused by means of progressive cracks formation fine and micro, which are usually fine and of microscopic size. This property is considered in designing connect the shafts, connecting rods, springs, gear, etc. ठीक है, फटीग से बहुत ही छोटे छोटे क्रैक पैदा होने शुरू होते हैं, जिनको हम इतने छोटे होते हैं कि हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्रैक प्रोपोगेट करते हैं और ये क्रैक बड़े हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड्स, गियर, स्प्रिंग, इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में हम इस प्रॉपर्टी को जो है वो इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं। फटीग की बहुत आम सी मिसाल आप लोगों के पास, यानी आप लोग हथौड़ी से किसी
चीज़ पे फोर्स लगाते हो, ठीक है? तो वो पहली दफ़ा फोर्स लगाते हो नहीं टूटती, दूसरी दफ़ा फोर्स लगाते हो नहीं टूटती, तीसरी दफ़ा उस पे आप सेम फोर्स लगाते हो, ठीक है? तो वो टूट जाती है, ठीक है? तो उसमें क्या होती है, उसमें फिर फटीग पैदा होनी शुरू हो जाती है। पहली दफ़ा आपने लगाया, उसमें स्ट्रेस पैदा हुई, फोर्स लगाने से स्ट्रेसेस जो है वो 100% ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ उसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस रह जाती हैं। जो स्ट्रेसेस रह जाती हैं उनको रेसिडुअल स्ट्रेसेस हम बोलते हैं, ठीक है? तो वो रेसिडुअल स्ट्रेसेस ऐड अप होती रहती हैं और एक पॉइंट आता है कि हम उस पे हैमर करते हैं, तो हमारा मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो फटीग फेलियर जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डनेस। ये हमारे पास आखिरी प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। 13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है? दिस इज हार्डनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसके डिफरेंट मतलब इसके जो है ना वो लिए जा सकते हैं। इट embraces many different properties such as resistance to wear, scratching, deformation and machinability etc. ठीक है? इसमें इसको डिफरेंट तरीके से हम इसको एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है? यानी पहली तरीके से जो हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं वो है रेजिस्टेंस टू वेयर, ठीक है? यानी वेयर एंड टियर के खिलाफ किसी मटेरियल की मुज़ाहमत या जो है इट इज़ कॉल्ड हार्डनेस। जितना एक मटेरियल वेयर एंड टियर के खिलाफ मुज़ाहमत करेगा, उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। या स्क्रैचिंग के खिलाफ मज़ाहमत, यानी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर स्क्रैच ना आते हो, ठीक है? हम उसको कह सकते हैं कि वो हार्ड मटेरियल है। या डिफॉर्मेशन के खिलाफ मज़ाहमत, कि ऐसा मटेरियल जो जल्दी डिफॉर्म ना होता हो, व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड हार्ड। और एट द एंड मशीनेबिलिटी के खिलाफ मज़ाहमत, कि ऐसा मटेरियल जिसकी मशीनेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो, ठीक है? तो इसे हम ऐसे मटेरियल को हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। यानी मशीनेबिलिटी से मुराद है कि उसमें कट ना लग सकता हो, ठीक है? तो हार्ड मटेरियल जो है, हार्ड मटेरियल के हमेशा हम टूल्स बनाते हैं, सॉरी कटिंग टूल्स हम हार्ड मटेरियल के बनाते हैं हमेशा, ताकि क्योंकि मट ये मटेरियल हार्ड होता है, इसमें खुद तो कट लगेगा नहीं, ये तो ये दूसरे मटेरियल में जो है वो फिर वो कटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एजेस बना लेते हैं, एजेस शार्प एजेस होते हैं और शार्प एजेस से दूसरे मटेरियल जो है वो कट जाते हैं। इट आल्सो मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कट अनदर मेटल, ठीक है? यही इसने बात लिखी हुई है कि हार्डनेस को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि एक मेटल में कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरे मेटल को कट कर सके। हार्डनेस को हम इससे भी मेजर करते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी हम हार्डनेस कहते हैं। द हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। हार्डनेस नंबर होते हैं, ठीक है? और हम डिफरेंट टेस्ट के थ्रू जो है ये नंबर मेजर करते हैं, ठीक है? द हार्डनेस ऑफ अ मेटल में बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट। ये 4-5 टेस्ट जो है हम यूज करते हैं हार्डनेस को मेजर करने के लिए। ब्रिडल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस आल्सो कॉल्ड डायमंड pyramid टेस्ट एंड श्योर सेलुलोस्कोप, ठीक है? ये 4 किस्म के टेस्ट हम यूज करते हैं। अगर आप इन 4 किस्म के टेस्ट के बारे में, मैं आप तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन इन टेस्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग यूट्यूब पे इनकी एक वीडियो देख लो, ब्रिंडल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, तो आपको बड़ा पता चल जाएगा कि ये टेस्ट हम किस तरह कंडक्ट करते हैं। इनके लिए स्पेशल मशीन होती हैं, ठीक है? और हम किस तरह मेजर करते हैं, तो यू विल नो अबाउट दिस। ज़बानी ज़बानी मैं बता दूं तो हम ऐसे करते हैं कि एक मटेरियल होता है, ठीक है? जिस मटेरियल के हमने हार्डनेस चेक करते हैं उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है? किसी हार्ड मटेरियल दूसरे हार्ड मटेरियल से परमानेंटली फोर्स लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए फोर्स हम लगाए रखते हैं, ठीक है? फिर हम उसको हटाते हैं, हटाने के बाद हम मेजर करते हैं कि कितनी इंडेंटेशन पैदा हुई, यानी कितना उसमें निशान पैदा हुआ उस फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है? तो उस निशान की मदद से जो है हम हार्डनेस नंबर, उस मटेरियल को एक स्पेसिफिक हार्डनेस नंबर जो है वो दे देते हैं। आप इसको यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख लो या नेट पे इन टेस्ट के बारे में सर्च कर लो, तो यू विल नो मोर, बिकॉज़ ये हमारे मशीन डिज़ाइन के टॉपिक की तरफ से हट के हैं, तो इसलिए आपको खुद से सर्च करना होगा।
दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, पार्ट 1 में हम इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।